नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो खबर आपके भी बहुत करीब है। खबर है कि यदि किसी दल को 20 लाख वोट इकट्ठे मिल जाए तो क्या होगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और 20 लाख वोट कैसे मिलेंगे उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि इसकी तैयारी 6 महीना पहले से ही हो रही है, पर अब वो वक्त आ गया है जब आप वोटिंग के लिए तैयार हैं और पार्टियां अपने उम्मीदवारों को उतारकर उस 20 लाख वोट का इकट्ठे अपने खाते में लाने का प्रबंध शुरू कर चुकी है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जो स्थिति सामने आ रही है उसे देखकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस 20 लाख वोटों को लेकर के रस्साकसी जबरदस्त चल रही है। लुभाने का, बहलाने का और समझाने का प्रयास जबरदस्त चल रहा है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं और जो लगातार हमारी सर्वे टीम, हमारी साइबर टीम खोज करके ढूंढ करके जो बातें ला रही है, जो अब तक राजनीतिक दलों तक नहीं पहुंच पा रही है, उन बातों का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा यह है कि पिछले 6 महीनों से 24 मार्च की मध्य रात्रि से इस देश में या दुनिया में कह लीजिए, खास करके अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रधान सेवक के द्वारा रात में घोषणा कर दिया गया कि लॉकडाउन लगाया गया है। और लॉकडाउन क्यों लगाया गया है? कोरोना के कारण। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आ गए हैं। चुनाव 29 नवंबर से पहले समाप्त किए जाने हैं, क्योंकि वैधानिक संकट आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर चुनाव 29 तक नहीं हो पाते हैं, कोई सरकार का गठन नहीं हो पाता है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। हमने आपको बताया था कि इस पूरे कवायद में नीतीश कुमार जी दबाव लगातार बनाते रहे हैं कि चुनाव अपने नियत समय पर हो जाए, और चुनाव आयोग ने भी पूरे तैयारी कर ली। लेकिन इन सब के बीच में वोटिंग कैसे हो और वोट का प्रतिशत कैसे बढ़े, लोग अपने घरों से निकल करके वोट करें, ये सबसे अहम मुद्दा था। इस पर भी गहन अध्ययन, चर्चा और मंशा सब कुछ हो रही है। आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव आयोग अपनी बातों को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होंगी, लेकिन रैलियां शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने गया में पहली रैली करके जेपी नड्डा के साथ ये बता दिया कि हाँ, आप रैली भी कर सकते हैं। बंद कमरे में रैली करने की बात है, बड़े बड़े हॉल में रैली करने की बात है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचने की बात है जो इस लॉकडाउन में अलग अलग राज्यों से बिहार की तरफ कूच करके आए हैं। आपको पता है कि बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या को लेकर के दोनों के दोनों, चाचा और भतीजा, दोनों की टीम उतनी ही उत्तरदायी है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी है और उनके साथ रहने वाले एलजेपी भी हैं। कुछ समय के लिए अगर कहा जाए तो कांग्रेस भी जिम्मेदार है, और कुछ समय के लिए कहा जाए तो सत्ता में थोड़े समय के लिए भी भागीदारी रहने वाले वो सभी लोग हैं। क्योंकि बिहार से सबसे ज़्यादा अगर कुछ टूटता है, कटता है और बिखरता है तो वो है यहाँ के लोग। यहाँ की मिट्टी में जितना भी उपजा सकते हैं उपजाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता है। खेती से सब कुछ नहीं हो सकता है। एक सुई का भी कारखाना इन 3 सालों में, माफ़ कीजिएगा 30 सालों में नहीं लगा है। और इसकी बात को लेकर के कोई ये नहीं कहता है कि इसकी जिम्मेवारी मेरी है। हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेवारी टाल देता है। लेकिन इस बार कोरोना संकट के दौरान जो कुछ भी हुआ उसमें श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। हालांकि इस मामले में कहीं ना कहीं विपक्ष फ्रंट फुट पे है और बैक फुट पे नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दल जरूर हैं। हालांकि उनका दावा है कि जो उन्होंने किया वैसा दुनिया भर में किसी भी सरकार और किसी भी नेता ने नहीं किया। हालांकि हमने आपको लाइव के माध्यम से कोरोना काल में दिखलाया था कि किसी भी बिहार के सांसद ने आगे बढ़ करके बोलने का और अपनी बात रखने का हिम्मत नहीं जुटाया। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, लेकिन एक दूसरे पर तोहमत लगाते रहे। अगर जदयू के नेता से हमारी बात हुई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास हम लगातार गुहार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें वो सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो वो कहते थे कि नीतीश कुमार के पास तो सब कुछ है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तो केंद्र से सब कुछ दिलवा रहे हैं। अगर बात करें चिराग पासवान की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अनाज का तो इतना प्रचुर मात्रा है कि नीतीश कुमार उठा नहीं पा रहे हैं। इन सब के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब आपने देखा। इस विपक्ष अपनी भूमिका में पूरी तरह से सक्रिय नजर आया था। लगातार तेजस्वी यादव और उनकी टीम, जिसमें टीम का मतलब होता है वो सभी लोग जब उसके साथ थे,
चाहे वो आरएलएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हो या फिर वीआईपी हो, इन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के मदद का जो हाथ उठाया था वो हाथ लगातार जारी रहा। हमने कई लोगों को सर्वे के माध्यम से और लोगों से बातचीत के माध्यम से आपको दिखाया था। अब उन्हीं 20 लाख लोगों के, हालांकि ये संख्या 50 लाख से ज़्यादा थी जो प्रवासी मजदूर लौट करके आए थे, लेकिन 20 लाख लोग अभी भी बिहार में अपने वतन, अपने गांव, अपने देश, अपनी मिट्टी में टिके हुए हैं और ये निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। आपको बता दें कि निर्णायक भूमिका में इसलिए हो सकते हैं कि ये वो 20 लाख लोग हैं जो हर चुनाव में नहीं होते हैं, क्योंकि रोजी रोजगार और रोटी के इंतजार में, उसे जुगाड़ में, अपने परिवार का पेट पोषने में ये अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। अब अलग अलग राज्यों से, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, केरल हो, नागालैंड हो, जहाँ से भी आप कह लें, असम हो, सभी राज्यों से लोग वापस आए हैं। हम लगातार भारत लाइव पे कई लोगों ने अपनी बातें भी रखी हैं। कई लोगों को इस बात का दुख है कि सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। कई लोग के पैर के फूके हैं। आपने देखा हो कि हमारी पूरी टीम, चाहे वो संपादक नमन मिश्रा जी हों, ज्योति पांडे जी हों, अतुल जी हों, या फिर और भी जितने हमारे बच्चे हैं, सारे लोगों ने लगातार एक बात तो किया है, और ये किया है उन लोगों ने कि वो सारे लोगों ने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई है, कैसे पाँव के छाले दिखाए हैं, कैसे लोगों ने कहा था संपादक नमन मिश्रा जी से बातचीत के दौरान कि हम मिट्टी खा लेंगे लेकिन अब वापस लौट के नहीं जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो दुख लोगों के जहन में है और ये दुख बदलाव की बात करता है। तेजस्वी यादव की नज़र, उनकी टीम की नज़र उसी पर है। लगातार जगतानंद सिंह मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और कैसे उन लोगों को अपने पक्ष में किया जाए, इसके लिए लगातार बातें हो रही हैं। जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें हैं। ऑन द रिकॉर्ड सीधे तौर पे उन्होंने यही बात कहा कि हमारी अगर सरकार आती है, जो कि आनी निश्चित है, वैसे ही हमारे नेता तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि पहली जो कैबिनेट की हमारी बैठक होगी, 10 लाख सरकारी और गैर सरकारी नौकरी हम उसी समय घोषित कर देंगे और उसे जल्दी 1 महीना के अंदर में लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे देंगे। आपको बता दें कि मनोज झा दिल्ली से पटना के लिए कूच कर गए हैं, डेरा डाल दिए हैं। लगातार जब हमने उनसे बातें की तो उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं बताई। उन्होंने कहा कि योजनाएं हैं जो हम लेकर के आने वाले हैं और बिहार का मुस्तकबिल बदलने वाला है। बिहार की जनता ने ठान लिया है कि वो अब तेज़ी से विकास करेगी, उसके लिए तेज जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई ऐसे लोग थे जो लगातार विकास की बात कर रहे थे। मुकेश सहनी भी विकास की बात कर रहे थे, लेकिन वो अब इस खेमे के हिस्सा नहीं हैं, वो दूसरे हिस्से में हैं, यानी एनडीए की तरफ चले गए हैं। वहीं अगर बात करें माधव आनंद की तो वो भी लगातार बिहार में विकास और कैसे रोजगार सृजन होगा उसकी बात कर रहे थे। और ये सारे विचारों को एक जगह समाहित कर लिया जाए तो एक विकसित बिहार का चेहरा सामने आता है। कौन करेगा और ये 20 लाख लोग जो वोटर हैं वो कैसे इन सब चीज़ों को बदलेंगे, वो बातें बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव में रातों रात एक छोटी सी बात ने पूरे माहौल को बदल दिया था और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी उसके सपने चकनाचूर हो गए थे। वो सपना था आरक्षण। आरक्षण पर जैसे ही मनोज झा ने वो पत्ता खोला था, गोलवलकर की एक पुरानी किताब और पुरानी बातों को जो हवाला दिया था, उस हवाले ने और उसी पर एक बयान आ गया आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कि आरक्षण की समीक्षा उनकी सरकार आएगी तो करेंगे। एक बड़ा व्यापक असर दिखाया था और लालू प्रसाद ने इसे पूरी तरह से दोनों हाथों से ग्रैब करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर और उसके सपने पर कुठाराघात कर दिया था। बिहार की जनता उनके साथ हुई थी और सरकार एनडीए की नहीं बल्कि महागठबंधन की बनी थी। एक बार फिर से बिल्कुल वैसी ही स्थिति आ गई है और इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन 20 लाख लोगों के मनसा पर और मन पर कब्जा करने का योजना बन रहा है। ये सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा क्योंकि अब चुनाव प्रचार की तैयारियां ज़बरदस्त ढंग से हो रही हैं। कहीं आप देखिएगा गाना लॉन्च हो रहा है तो कहीं लोगों को लुभाने के लिए एलईडी गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं। क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा, 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपके ऊपर, आपके मन के, आपके मिजाज के ऊपर, आपके सोच के ऊपर कब्जा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। लेकिन
वोट देते समय ध्यान रखिएगा कि बिहार को बदलना है, बिहार का मुस्तकबिल बनाना है आने वाले 5 सालों में, तो एक अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को चुनिएगा। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।